हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शिवम पांडे आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है यहाँ पे मैं आज का जो सेशन है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का है। जो लोग फ्लूइड मैकेनिक्स मुझसे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी प्लस पे, तो वो आज समझ लें कि जो भी आपने सीखा है उसका अप्लीकेशन है। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊँगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे मैं बोलूँगा कि प्लस पे जाएँ और मेरे कोर्स में इनरोल करें, या अगर आपने पहले से कुछ पढ़ाई की है तो आपको समझ में आएगा आज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स क्रैक एसएससी जेई एंड ए एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी कोर्स पढ़ाता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँगा तो मेरा नाम आपको पहले ही बताया, शिवम पांडे। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। आई एम क्वालिफाइड गेट फॉर द 4 टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और उसके बाद मैंने राइट्स पीएसयू एग्जाम क्लियर कर रखा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स का है इन द फील्ड ऑफ एसएससी जेई एंड एई। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो स्पेसिफिकली एसएससी जेई एई के फील्ड में है। ठीक है, अब जो लोग मुझसे और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, एफएम या टूम या आरसीसी या ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो, तो वो लोग सबसे पहले क्या करें, अनअकैडमी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के देखिए मैं कुछ फायदे बता देता हूं। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा। वो भी टेस्ट वो मिलेगा जो आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर खुद बनाएंगे आपके लिए टेस्ट। ठीक है, टेस्ट पेपर जो या क्विजेज होंगे वो टीचर्स खुद असाइन करता है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। ठीक है, अब जो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनको मैं बोल दूं कि आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, उसमें एसएससी एग्जाम्स को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 12 मंथ या 24 मंथ के ही सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। लिटरली बोलूंगा, क्योंकि आपको शुरू में नहीं रियलाइज होता, बट आपको कम से कम 12 से 24 मंथ चाहिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्रेशर हैं तो 24 मंथ का, और अगर आप एकदम मतलब फ्रेशर नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 12 मंथ का। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 7 से 8 मंथ की जरूरत होती है। और आप सब्सक्रिप्शन का फीस देखो बहुत ही कम है, अराउंड 5 रुपीज पर मंथ, और 24 मंथ का लेते हो तो अराउंड 300 रुपीज पर मंथ, जो कि बहुत कम है। इट इज ओनली 6000 फॉर 12 मंथ एंड 7200 फॉर द 24 मंथ। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और इसमें कोड यूज कर लेते हैं शिव, SHIV, शिव SHIV, मैं बार बार कहूंगा, शिव कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और शिव कोड यूज करने की वजह से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपको मेरे टेस्ट पेपर, मेरे क्लास के नोटिफिकेशंस और स्पेसिफिकली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो भी मेरे नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। तो जिसको ये सब चीजें चाहिए वो ये यूज कर सकता है। और सबसे खास बात आपको बता देता हूं कि अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इंडिया के सारे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगे, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक हो, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको सिर्फ मैं नहीं पढ़ाता हुआ मिलूंगा, आपको 10 फैकल्टीज और मिलेंगी जो वन ऑफ द बेस्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आप इन सबके कोर्सेज देख सकते हो, 1 सब्सक्रिप्शन एंड अनलिमिटेड एक्सेस। आप एक सब्सक्रिप्शन लेके अनंत अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो, जितने भी टीचर्स हैं उन सब की वीडियोस को देख सकते हो एसएससी कैटेगरी में। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो जल्दी से प्लस में सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी एफएम चल रहा है, नए सब्जेक्ट टूम का स्टार्ट करने वाला हूँ प्लस पे। और आपको बता दूं, हाइड्रोलिक मशीन या ओसीएफ में से एक नया पार्ट शुरू होने वाला है। ओके, नाउ अब इस सब्सक्रिप्शन के बाद आपको एक और फायदा मिलने वाला है जो मैं अलग से अपनी तरफ से बता रहा हूं। देखो, सब्सक्रिप्शन इतना महंगा नहीं है, ये केवल 6000 का सब्सक्रिप्शन है 1 साल का। बट अगर तुम्हें सिलेक्शन मिल गया तो ये 6000 कुछ भी नहीं है। और सुन लो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये 6000 बहुत ज्यादा है किसी भी स्टूडेंट के लिए, मैं ये बात समझता हूं। इसीलिए मैं कहूंगा अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी ले लेते हो तो फायदा क्या है, अगर आप प्री एग्जाम के बाद मेंस का स्पेशल तैयारी करना चाहते हो तो एसएससी में ही मेंस का स्पेशल बैच आएगा। ठीक है, एसएससी कैटेगरी में ही एसएससी जेई मेंस का स्पेशल बैच आएगा। उसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू उस कोर्स को उस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आज की बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। मैंने आपको बोला मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आज फ्लूइड मैकेनिक्स पे।
तो काफ़ी कठिन कठिन क्वेश्चंस होंगे आज, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सीखना है तो शांति से सुनना पड़ेगा, सुनेंगे तो सब सीख जाएंगे। आज का टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स और उस पर हम करेंगे सवाल, केवल सवाल सवाल। बड़े कम लोग हैं आज, क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है आज के क्लास की? जल्दी बताइए, क्या आज के क्लास की लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है? सभी लोग बताइए। ये आप लोग का डेडिकेशन यही रहा तो मैं करा चुका कोर्स, मेरा भी डेडिकेशन खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई फ्लैट प्लेट है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस फ्लैट प्लेट पे ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। कल मैंने इसका एक पार्ट कराया था, आज दूसरा पार्ट कराऊंगा। ये एक बाउंड्री लेयर बना हुआ है, ध्यान से सुनना है और करना है। इस बाउंड्री लेयर पे, ठीक है, इस बाउंड्री लेयर पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, देख लो। इस बाउंड्री लेयर पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पे PQRS, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S, यही है। ठीक है, कह रहा है यहां पे एक वेलोसिटी प्रोफाइल है जो कि लीनियर है। यहां पे एक वेलोसिटी प्रोफाइल है जो कि लीनियर है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। ये कह रहा है, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल का इक्वेशन है वो लिखा हुआ है u बाई यू इन्फिनिटिव इज इक्वल्स टू वाई बाई डेल्टा, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे जो वेलोसिटी एंटर कर रही है फ्री स्ट्रीम, ये u इन्फिनिटिव है। सुनना, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये वेलोसिटी है, प्रोफाइल है, और यहां तक का ये आपको पता है ये डेल्टा दिया हुआ है, डिस्प्लेस बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है, डेल्टा। अब क्वेश्चन नोट कर लो, जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है इफ u इन्फिनिटी बराबर, अगर u इन्फिनिटी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, और साथ साथ में कह रहा है कि रो बराबर 1 kg पर मीटर क्यूब हो, रो बराबर 1 kg पर मीटर क्यूब हो, एयर है, ठीक है। जो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो एयर है जिसका डेंसिटी दिया है 1 kg पर मीटर क्यूब। सुन लो, डेल्टा जो थिकनेस दिया हुआ है यहां पे L डिस्टेंस पे, वो जो दिया हुआ है डेल्टा दिया हुआ है वो 10 mm, और कह रहा है इस प्लेट का, ये जो प्लेट है जो बोर्ड के अंदर है उसकी विड्थ दी हुई है 1 मीटर। ये इतना इंफॉर्मेशन दिया है, u इन्फिनिटिव, रो, डेल्टा और विड्थ दी है 1 मीटर, ठीक। और ये कह रहा है कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे कोई बस की बात नहीं है ये, सुन लीजिए, कल मैंने ये बताया था। बोल रहा है कि जब ये फ्लो होगा तो यहां बाउंड्री लेयर फॉर्म होगा, बाउंड्री लेयर फॉर्म होगा तो यहां पे मान लो मास फ्लो रेट है कुछ m डैश, तो यहां से जो मास फ्लो रेट निकल रहा है वो मान लो m1 डैश है। ऑब्वियस सी बात है कि m डैश इज ग्रेटर देन m1 डैश। जितना मास फ्लो रेट हम कराएंगे m डैश वो पूरा बाहर नहीं आएगा, m डॉट जाएगा तो m.1 बाहर निकलेगा। तो कह रहा है कि जब हम इस पे एयर का फ्लो करा रहे हैं तो बताओ कितना मास फ्लो रेट का लॉस होगा फ्रॉम QR, ठीक। यहां से निकलने वाला मास फ्लो रेट QR बताओ, पहला क्वेश्चन। ये कल मैंने कराया भी था, पार्ट 1। कह रहा है कि इसमें से यहां से फ्लो हुआ PQ के थ्रू, QRS के थ्रू मास फ्लो रेट निकला, लेकिन जब ये फ्लो होगा तो कुछ मास फ्लो रेट यहां से भी निकलेगा QR से, वही लॉस हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितना मास फ्लो रेट QR से निकलेगा, m.QR कितना होगा। सॉल्व इट। जो लोग नए हैं वो लोग करें, जो लोग कल की क्लास में थे उन लोग सेकंड पार्ट करेंगे, वो लोग अभी सेकंड पार्ट करेंगे इसका, पार्ट 2। किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, जल्दी। क्वेश्चन नोट कर लियो, रफ कर रहा हूं क्वेश्चन, जल्दी करो।
क्वेश्चन नोट कर लियो आई थिंक। अब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, देखना। देखो आज के बाद से याद रखना, मास फ्लो रेट क्यू आर इज इक्वल्स टू होता है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे स्ट्रीम लाइन की वजह से एक इक्वेशन बनती है, इस लेंथ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसको मान लो ई है। तो मास फ्लो रेट क्यू आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास फ्लो रेट आर ई, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, मास फ्लो रेट आर ई कितना होता है कल मैंने बताया है, और जो लोग नहीं पढ़े क्या नाम है बाउंड्री लेयर, वो प्लीज मेरा प्लस वाला क्लास देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा। तो मैं डिटेल में अब नहीं बताऊंगा, सिर्फ सवाल लगवाऊंगा। मास फ्लो रेट आर ई कितना होता है? मास फ्लो रेट सबको पता है रो ए वी, तो रो एरिया कितना हो जाएगा ये आर ई का, ये जो डेल्टा स्टार दिया हुआ है इनटू विड्थ कितनी दी होगी, जो भी विड्थ है इस प्लेट की, इनटू रो ए वी। यहां आपको पता है जैसे ही बाउंड्री लेयर के ऊपर हम जाएंगे, बाउंड्री लेयर जहां खत्म हुआ है वहां हर जगह वेलोसिटी यू इन्फिनिटिव है, यू इन्फिनिटिव। इज दिस क्लियर? ओके। यही मास फ्लो रेट क्यू आर से भी होगा। रो सबको पता है, रो पता है 1 kg पर मीटर क्यूब। डेल्टा स्टार आपको निकालना है, विड्थ दिया है 1 मीटर, 1 लिख दो। यू इन्फिनिटिव भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ पता है, अगर मुझे केवल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मिल जाए डेल्टा स्टार, तो मैं मास फ्लो रेट क्यू आर या मास फ्लो रेट आर ई निकाल सकता हूं। तो वेरी वेरी इजी। अगर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है तो वेरी वेरी इजी। आपको पता है कि डेल्टा स्टार इज नथिंग, डेल्टा स्टार इज नथिंग, सबको पता है, यहां पे मैं निकाल दे रहा हूं। डेल्टा स्टार इज नथिंग, जिसको नहीं पता वो जान ले। डेल्टा स्टार इज नथिंग इज 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटिव इंटू डी वाई, ये होता है। यू बाई यू इन्फिनिटिव दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहां अभी क्वेश्चन में वेलोसिटी प्रोफाइल में दिया हुआ है यू बाई यू इन्फिनिटिव बराबर वाई बाई डेल्टा दिया हुआ है। रख दो यहां वाई बाई डेल्टा, डेल्टा स्टार बराबर 0। डेल्टा कितना है? डेल्टा कितना है? 10 mm, 10, तो यहां 10 रख दो। 1 माइनस वाई बाई डेल्टा इंटू डी वाई, ठीक है। सॉल्व करो इसको। अगर यू इन्फिनिटिव, यू बाई यू इन्फिनिटिव वाई बाई डेल्टा रखोगे, डेल स्टार सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ये डेल्टा स्टार की वैल्यू यहां रख दो, मास फ्लो रेट पता चल जाएगा। डेल्टा स्टार की वैल्यू रख दो, मास फ्लो रेट पता चल जाएगा। फर्स्ट पार्ट बोलो, क्लियर है? बोलो जल्दी, सभी लोग, जितने लोग नए हैं वो लोग बताएं, सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग करेंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 भी करवाऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा और नॉलेज दे दूं आपको, फिर कराऊंगा इसका पार्ट 2, रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है और सबको करना है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन ना हो, सभी लोग करेंगे। मैं करा रहा हूं क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन आया है और सबको करना है। 2.6 मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। कह रहा है, मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री पे। कह रहा है फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कह रहा है फिर से यही बताओ। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी को म्यू से दिखाते हैं, न्यू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी
फाइंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 70 डिग्री। कह रहा है 70 डिग्री पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताओ। सॉल्व इट। सभी लोग करेंगे, करिए जल्दी, सभी लोग करें, सबसे जवाब चाहिए मुझे, जल्दी करिए। जवाब बताइए, जवाब, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लूं जो आप कर ना पाइए, थोड़ा टफ। जल्दी बताइए। सॉल्व करें, जल्दी करें, प्लीज डू फास्टर। नहीं आ रहा है? किसी का नहीं आया? किसी का नहीं आया? किसी से हुआ? अरे कोई जवाब दो। ओके दीपक, देखते हैं, देखते हैं दीपक, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। देखो, इसको तो पहले मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, सुन लो सुन लो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है 20 डिग्री पे, कितने पे दिया है? एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ रहा है एट 70 डिग्री, पूछ रहा है इसकी वैल्यू एट 70 डिग्री। सब लोग भूल जाओ सब कुछ। सबको पता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखना, डायनेमिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है बात? एयर है ना, क्या है ये? एयर 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 है। याद रखना इस क्वेश्चन को करते वक्त, एयर एयर मतलब गैस, गैस। तो तुमको पता है ना, गैसेज में म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायनेमिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, थ्योरी क्लास में बताए हैं। लिक्विड में अगर ये कोई लिक्विड होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि कोहेशन फोर्स यहां डोमिनेट करता है लिक्विड के केस में। अगर पानी होता तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी, डायनेमिक विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते कोहेशन फोर्स कम होता, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती? घट। ये टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या होता? कोहेशन फोर्स कम होता, डायनेमिक विस्कोसिटी घट जाती। लेकिन यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहां पे लिक्विड नहीं पूछा है, यहां एयर को पूछा है। एयर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रैंडमनेस बढ़ जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाता है, तो फ्लो को रिस्ट्रिक्शन ज्यादा मिलता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, तो विस्कोसिटी इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां याद रखना। दूसरा, सबको पता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ता है। अरे सब लोग सुनो, सबको पता है डेंसिटी जो होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ती है, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटेगी। देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी घटेगी। अच्छा, सबको पता है म्यू इज इक्वल्स टू नथिंग। अगर म्यू इज इक्वल्स टू बोला जाए तो इट इज नथिंग म्यू इनटू रो, यानी म्यू इज नथिंग म्यू बाई रो। सबको ही बताओ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी। सबको पता है कि म्यू बराबर न्यू इंटू रो होता है, तो न्यू बराबर म्यू बाई रो, सबको पता है। अच्छा, अगर म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं बोलूं कि ये म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो टी पे पावर 1/2 ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो 1/1/T। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा ये रिलेशन, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 3/2। ये याद रखना रिलेशन फॉर गैसेज, फॉर गैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, मैंने क्या कहा, पहले देखोगे म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी,
फिर तुम देखोगे डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, 1/t, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, तो यहां से जब कॉम्बिनेशन लगाओगे तो मिलेगा न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/1/t। टी को ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 3/2। इज दिस क्लियर? सभी लोग बोलो क्लियर क्लियर, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे ही लगेगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। बोलो भाई, कोई किसी के मुंह में छेद नहीं है? बोलिए आप लोग। देखिए देखिए, यहां से आ गया न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 3/2 फॉर एयर, याद रखिएगा, फॉर एयर या गैस। अब आपको मिलेगा, अब आपको पता है न्यू दिया हुआ है कितने पे, 20 डिग्री पे। कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻5। कितने डिग्री पे? 20। तो हम लिख सकते हैं न्यू1 बटे न्यू2 इज इक्वल्स टू T1/T2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सभी लोग बताएं। न्यू1 बाई न्यू2 इज इक्वल्स टू T1/T2, ऐसे लिख सकते हैं, पावर 3/2। सभी लोग बताओ, न्यू1 बाई न्यू2 इज इक्वल्स टू T1/T2 पे पावर 3/2 लिख सकते हैं। आप इसमें देखिए न्यू1 की वैल्यू डाल दीजिए और T1 बराबर 20, न्यू2 की वैल्यू डाल दीजिए और T2 बराबर 70 डालिए। आंसर बताइए सब लोग, आंसर बताइए, जल्दी बताइए। सभी लोग जवाब बताएं। वेरी वेरी इजी। इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 3/2, तो न्यू1 बाई न्यू2 इज इक्वल टू आ जाएगा T1/T2 पे पावर 3/2। आंसर बताइए सब लोग, सभी लोग जवाब बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। किसी का जवाब आया नहीं? अब तो बता दो। ये तो मैंने जनरलाइज फार्मूला बना दिया, पर गैसेस के लिए है, याद रखना, फॉर गैसेस। अबे बोलोगे? किसी का ही नहीं रहा। किसी का आया? गुड, ओके ओके ओके, कृष्णा पांडे। और ओके, और हेमलता, गुड। और देखिए 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 देखिए, इन सब के बाद भी 90% बच्चों का आंसर गलत हो जाएगा, जैसे हेमलता का हुआ, कृष्णा पांडे का हुआ। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जीवन में सवाल करना चाहते हैं तो इस बात को आज के बाद से घोट लीजिएगा। न्यू1 बाई न्यू2 आप कह रहे हो T1/T2 पे पावर 3/2, बिल्कुल सही है ये। पर जितने लोग T1 को डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे सबका सवाल गलत हो जाएगा। T1 और T2 को याद रखिएगा, आपको डिग्री सेंटीग्रेड से किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 293 केल्विन, याद रखिएगा, और T2 की वैल्यू हो जाएगी 273 प्लस 70, ये याद रखिएगा। 70 मतलब 343। हमेशा इसको केल्विन में रखेंगे, अब आएगा वैल्यू। न्यू1 बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई न्यू2। T1 की वैल्यू आपने कितना रखा है? 293। और देखो T2 कितना रखोगे? 343 पावर 3/2। जवाब बताइए सभी लोग, न्यू2 की वैल्यू बताइए। अब जितने लोगों ने भी डिग्री सेंटीग्रेड में रखा है सबके सवाल गलत हो जाएंगे। T1 और T2 को हमेशा कन्वर्ट करना होगा केल्विन में। किसमें? केल्विन में। आंसर बताइए, अब बताइए जवाब, जितने लोगों ने भी उसको रखा है गलत। और लोग को सॉल्व करने दीजिए, और लोग को सॉल्व करने दीजिए। 3/2 जल्दी बताइए। मनीष जी और लोग को सॉल्व करने दीजिए। आई थिंक 2 आएगा, समथिंग 2, बाकी लोग को भी सॉल्व करने दीजिए।
बिल्कुल हेमलता जी, योर आंसर इज एग्जैक्टली 2.2 इंटू 10 टू द पावर -5. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अरे 5 आएगा यार, तुम्हारा 4 कैसे आ रहा है? कृष्णा पांडे 10 टू द पावर -5 आएगा। तुम अलग ही चल रहे हो, तुम अलग ही चल रहे हो। इतना देर तक नहीं बता पाऊंगा, सबसे आ जाना चाहिए था। ठीक है, एक बात बताना, ध्यान से सुनना, ज्ञान की बात बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं ये लिक्विड होता वाटर, एयर नहीं होता, तो सबको पता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सबको पता है टेम्परेचर बढ़ाते डायनेमिक विस्कोसिटी घट जाता लिक्विड के केस में। क्यों? क्योंकि कोहेशन फोर्स घट जाता। अच्छा, अब सबको पता है टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सुनना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर इंक्रीजेज तो डेंसिटी जो होगा वो भी डिक्रीज करेगा। डेंसिटी डिक्रीजेस, सुनना, डेंसिटी डिक्रीजेस। सभी लोग बताओ, अरे बताओ सभी लोग। अगर तुम लिक्विड कह रहे हो, लिक्विड के केस में अगर तुम लिक्विड कह रहे हो तो लिक्विड में देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी घटेगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी भी घटेगा। सुन लो, अब अगर तुमसे कोई पूछे न्यू क्या होगा, न्यू क्या होगा, तो देखो म्यू तो कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे। रो भी क्या हो रहा है? कम। ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। अब तुम कैसे बताओगे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी घट रही है या बढ़ रही है? कोई बताए, ध्यान से सुनना। अगर यही लिक्विड होता, गैस के केस में तो क्लियर हो गया कि T पे पावर 3/2, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी दोनों बढ़ेगा। देख लो, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 3/2, क्लियर हो गया। पर यहां पे दुविधा क्या है, यहां पे देख लो, यहां पे प्रॉब्लम क्या है। जब लिक्विड है तो डायनेमिक विस्कोसिटी घट रहा है, और सुन लो, और टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी भी घट रहा है, तो ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। अगर दोनों एक साथ कम होंगे तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। अब आपको बताना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी। देखो, ये कम हो गया, ये डिक्रीज हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ, तो अगर दोनों साथ में डिक्रीज कर रहे हैं तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कोई भी बच्चा बताए विथ एक्सप्लेनेशन। आपको मैंने टाइम दिया है, विथ एक्सप्लेनेशन बताना है। कोई भी बता दे इसका जवाब। मैंने क्लास में बताया है, वैसे क्लास में मैंने बताया है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कोई बच्चा जवाब बताए। फॉर द लिक्विड कोई बच्चा विथ एक्सप्लेनेशन जवाब बताए। देखिए, मैंने कहा अगर गैस है, सुना, अगर गैस है तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी आप लोगों ने निकाला, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी निकाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 3/2। बिल्कुल सही था। टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों बढ़ेगा, ये गैस के लिए था, गैस के लिए। मैंने कहा लिक्विड है, ध्यान से सुनना, लिक्विड है तो लिक्विड में म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू बाई रू लगाओगे तो T से T कट जाएगा। देखो, T से T कट जाएगा। अब तुमको समझ में नहीं आएगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा, बताओ, और लोग बताएं भाई। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बताओ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, कोई भी। देखो, नो पागेल जी, आकाश जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। देखिए, बिल्कुल
बिल्कुल गलत है, दोनों लोग गलत है। मनीष जी सुन लो, अगर ये लिक्विड है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लिक्विड है, ध्यान से सुनिएगा, तो लिक्विड में काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू म्यू बाई रो होता है। ठीक, मैं मानता हूं ये भी कम होगा और ये भी कम होगा, पर टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी पे ज्यादा फर्क नहीं आता लिक्विड में। ये कम होगा लेकिन बहुत नॉमिनल, ये भी कम होगा, वो भी कम होगा, लेकिन ये कम होगा नॉमिनल, एकदम नहीं के बराबर। नॉमिनल डिक्रीज आएगा पर म्यू का डिक्रीज ज्यादा होगा, ये ज्यादा कम होगा, ये ज्यादा कम होगा। देख लो, अब बताओ, अगर मैं बोलूं डेंसिटी, अगर ये लिक्विड है तो डेंसिटी में टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, ज्यादा फर्क आ रहा है डायनेमिक विस्कोसिटी में। तो डिक्रीज इन डायनेमिक विस्कोसिटी एज कंपेयर टू डिक्रीज इन डेंसिटी इन लिक्विड विल डोमिनेट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ओवरऑल काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिक्रीजेस, सुन लो, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये याद रखना, अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछेगा लिक्विड का, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। याद रखना आज के बाद से, ये क्या होगा? कम। क्लियर है बात? क्लियर है बात? सभी लोग बताइए। देखिए मैंने क्या बोला कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो म्यू तो कम होगा ही होगा, डेंसिटी भी कम होगा। लेकिन जो म्यू कम हो रहा है, जो डेंसिटी कम हो रही है, डायनेमिक विस्कोसिटी जो कम हो रही है और जो डेंसिटी कम हो रही है, उन दोनों को जब अलग अलग चेक करेंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है और डेंसिटी में चेंज बहुत नॉमिनल है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो ओवरऑल म्यू बाई रो में म्यू का डिक्रीज डोमिनेट कर रहा है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? बोलिए, डिक्रीज कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? और जब डिक्रीज कर जाएगी तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की, याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। पर वहीं उल्टा होता है, वहीं टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, ये याद रखिएगा। वहीं उल्टा होता है गैसेस पे, देखिए ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ रही है। तो लिक्विड में क्या होता है? अब मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूं, रुक जाओ। अब मैं कह सकता हूं, सुन लो, अब मैं कह सकता हूं अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो म्यू डिक्रीज एंड न्यू डिक्रीज, बोथ डिक्रीज। किसके लिए? लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए। याद रखना, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, सुन लो, तो न्यू एंड न्यू, सुन लो, म्यू एंड न्यू बोथ म्यू और न्यू बोथ इंक्रीजेस। जिंदाबाद बोलिए, दोनों इंक्रीज करेगा, कारण सही बता दिया है, बोथ इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज करेगा। ठीक, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों इंक्रीज करेगा। किसके केस में? गैस के केस में। और अगर लिक्विड का केस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों डिक्रीज करता है, दोनों डिक्रीज करता है। लो एक और एक्सप्लेनेशन सुनो, सुनिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, गैस को समझ लो। गैस में क्या हो रहा है? गैस में क्या हो रहा है? गैस में थैंक्स अमित जी। अमित जी सुनिए, गैस की बात करते हैं, आप सुनिएगा, गैस की बात करते हैं, गैस की बात करेंगे तो म्यू बाई रो, ध्यान से सुनिएगा। गैस की बात करें तो यहां भी म्यू बाई रो होगा। सुनना, मैंने कहा टेम्परेचर मैंने बढ़ाया दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाया, तो तुम कह रहे हो म्यू जो है वो बढ़ा, ठीक, म्यू जो बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी तो कम हुई, अब खुद से बताना, टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू तो बढ़ा, डेंसिटी तो कम हुई। अब यहां पे देखो, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। सुनना, अब बताओ, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है और साथ साथ में ये भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर जरा सा बढ़ाएंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज रैपिडली। किसके केस में?
किसके केस में? गैस। बहुत बड़ा फर्क है, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा फर्क है कि जब हम बात करते हैं लिक्विड की तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी घट रही होती है, पर जैसे ही हम गैस को देखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत तेज रैपिडली बढ़ रही होती है। तो देखो गेट वालों ने तो खेल लिया, गेट वालों ने तो खेल लिया तुमसे। अब अगर हम कभी पेपर सेट कर देते, हम कभी पेपर सेट करते तो देखो हम क्वेश्चन क्या बनाते। गेट ने बोला था काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ध्यान से सुनना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सुनना, एट 20 डिग्री, संयोग सुनना, एट 20 डिग्री फॉर एयर, फॉर एयर। ठीक, क्वेश्चन पूछा है फाइंड एट 70 डिग्री, 20 डिग्री पे। चार ऑप्शन देखो कैसे सेट करता और बहुत ही खूबसूरती से सेट कर देता। चार ऑप्शन देखो, 2.2 इंटू 10 टू द पावर -5 मैं सेट करता, ये सब मीटर स्क्वायर पर सेकंड में है, यूनिट नहीं लिख रहा हूं। बी में सेट करता 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सुन लो। सी में सेट करता 1 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सुन लो। डी में सेट करता 1.9 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सुन लो। मैं सेट करता हाँ, सुनो सुनो सुनो, अरे मजाक करो झारखंड बॉय, सुनना। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है एयर 20 डिग्री पे है और 70 डिग्री पे बढ़ाना है, 70 डिग्री पे बताना है। तो सबसे पहले जो लड़का पढ़ा लिखा होगा और इंटेलिजेंट होगा उसको यह पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। क्यों? क्योंकि ये एयर है, गैस, क्योंकि ये एयर है, गैस। तो 20 डिग्री पे 1.6 है तो पक्का 1.2 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये घट रहा है, और पक्का 1 नहीं होगा। देख लो ये दोनों आंसर खत्म, बी और सी तो आंसर ही नहीं होंगे। उसके दिमाग में से दो ऑप्शन चले गए, 1.2 भी नहीं होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -5 भी नहीं होगा। अब उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। अगर वो तुक्का भी मारेगा तो 50% सही हो जाएगा। अब आपको पता है या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो गैस की है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होगी। अब बच्चे को हमेशा याद रखना, ये कैसे पता करेंगे, ये याद रखना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द एयर न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 3/2। ये फार्मूला है भैया, इसी का यूज होगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पे पावर 3/2 फॉर गैस। ये याद रखिएगा बच्चे। 90% ये क्वेश्चन को कर लिए और जो लोग अब इस साल देखेंगे वो भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, यार साला जिंदगी मस्त कट रही है, अब हम इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। अब सुनना, गेट का पेपर गया आईएससी बैंगलोर के पास, सुनना, या किसी अच्छे टीचर के पास, उसने नया क्वेश्चन सेट किया और सारे लोगों से गलती हो जाएगी, 99% लोगों से गलती हो जाएगी। देखो उसने बोला न्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ध्यान से सुनना, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर। ओ माय गॉड, H2O। कह रहा है फाइंड न्यू एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। लो अब बताओ, अब इसका कोई फार्मूला नहीं है दुनिया में, कोई फार्मूला नहीं है कि न्यू को तुम कैसे निकालोगे 70 डिग्री पे। सुन लो, अब तुमको नहीं पता है 20 डिग्री पे दिया है, 70 डिग्री पे कैसे निकाले, कोई रिलेशन तुमको नहीं पता है। पर मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं पेपर सेट करूंगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन दूंगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5, सेकेंड ऑप्शन दूंगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -5, सी ऑप्शन दूंगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5, डी ऑप्शन दूंगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। अब बताओ, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा उसको यही नहीं समझ में आएगा कि भैया यहां तो वाटर दिया है, लिक्विड के केस में न्यू और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ये मैं बता ही नहीं पा रहा हूं, नहीं बता सकता, अब कैसे करूं। पर वो बच्चा जब दिमाग लगाएगा तो उसको पता हो जाएगा कि लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेमेटिक विस्कोसिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी घटेगी।
ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ रही है, नहीं हो सकता। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ रही है, नहीं हो सकता। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ रही है, नहीं हो सकता। आप आंसर मारिएगा डी, और एकमात्र यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बोलिए जिंदाबाद। एकमात्र तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये नया क्वेश्चन है, किसी दिन एग्जाम में मिलेगा, अभी किसी एग्जाम में नहीं है, आया नहीं है, पर भविष्य में आपको इस तरह का क्वेश्चन किसी न किसी दिन किसी मास्टर से मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाएगा, वो क्वेश्चन को ऐसे ही सेट करेगा, और आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन मुझे नहीं पता। मुझे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मैं फिजिकली आइडिया लगाऊंगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी शुड डिक्रीज। बोलो, हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा भैया सबसे? चलो एक क्वेश्चन करो जरा, तुम लोग एक क्वेश्चन करो, सभी लोग करेंगे। एक क्वेश्चन है, मैंने देखा है मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूं, फ्लूइड में तुम लोग कितना सीखे हो, बस इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग। ए फ्लूइड इज वन, देखना 4 ऑप्शन है, देखता हूं कौन बच्चा इसको कर पाता है। ए फ्लूइड इज वन विच defined as a substance पहला ए, कोई भी बच्चा कह ले, कोई भी बच्चा करेगा, हैज दैट सेम शियर स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट, हैज दैट सेम shear stress at all points, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड, कैन डिफॉर्म indefinitely under the action of smallest shear force, can deform indefinitely under a small shear force। ठीक, सी ऑप्शन दिया हुआ था, has the small shear stress in all direction, has small shear stress in all directions। चलो डी ऑप्शन नहीं है, ए बी सी डी में से आंसर बताओ, फिर मैं सारे आंसर्स को पूछूंगा क्यों गलत है। पहले मैं आंसर्स को पूछूंगा भी, सभी लोग पहले जवाब बताओ, डी आंसर की ऑप्शन की जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ, फिर मुझे बताना। पहले मुझे बताओ, जवाब बताओ। अभी तक जवाब नहीं आया भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। बी, दीपक श्रीवास्तव, ओके, और दीपक श्रीवास्तव बी बोल रहे हैं, और लोग? और लोग? और लोग? अरे जवाब तो दो। बी 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 बी, सभी लोग कह रहे हैं ये बी है जवाब। पांडे जी आप भी दे दीजिए, आपके भी जवाब का इंतजार है। पांडे जी, सभी लोग कह रहे हैं बी, मैं कह रहा हूं ए क्यों नहीं होगा? मैं कह रहा हूं ए क्यों नहीं होगा? ए और बी में क्या फर्क है? सी तो नहीं होगा। ए बी सी में क्या फर्क है भैया, मुझे ये बताइए। सुनना, अब मैं इस क्वेश्चन को डिकोड कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन को डिकोड कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। आई थिंक सबने ऑप्शंस देख लिया है। अब मैं इसी क्वेश्चन को डिकोड कर रहा हूं, सुनना।
इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूरी है। आप लोग को लगेगा ये आसान क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूरी है आपकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं कह रहा हूं ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। आप कह रहे हो बी ऑप्शन सही है, मैंने मान लिया बी ऑप्शन सही है, मान लिया मैंने तुम्हारा ऑप्शन सही है कृष्णा पांडे। एक स्मॉल शियर फोर्स दिए हो, स्मॉल शियर फोर्स, ठीक। तो ये अनडिफाइंड अनडेफिनेटली डिफॉर्म करने लगा है, तुमको नहीं पता ये कहां तक फ्लो करेगा, बट स्मॉल सा हल्का सा फोर्स देंगे इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। बी आंसर, ऐसा फ्लूइड शो करता है, ठीक है। पर एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं ये हल्का सा स्मॉल फोर्स देने पर अनडेफिनेटली डिफॉर्म करता जा रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं ये आइडियल फ्लूइड है, विस्कोसिटी जीरो है। सुन लो, आइडियल फ्लूइड है, विस्कोसिटी इज जीरो। सभी लोग बताओ अरे बोलो बोलो, पहले सब लोग बोलेंगे तभी मैं बोलूंगा। अगर हल्का सा फोर्स लगा दूं और कोई बॉडी अनंत समय तक ट्रेवल करती रहे, मूव करती रहे, तो उसका मतलब उसके पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो विस्कस है। ये मैं आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूं। अब सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं आइडियल फ्लूइड है और कोई विस्कोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब हर जगह शियर स्ट्रेस सेम हो गया, पूरे फ्लो के दौरान हर जगह शियर स्ट्रेस सेम हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो भैया। अगर मैं कह रहा हूं कोई बॉडी स्मॉल है, उस पे हल्का, कोई लिक्विड है और उस लिक्विड पे मैं हल्का सा फोर्स लगा दूं, वो हमेशा बहता चला जाए, कभी नहीं रुके, तो उसका मतलब कभी उस पे फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब विस्कोसिटी जीरो है, इसका मतलब उस बॉडी पे हमेशा शियर स्ट्रेस जीरो होगा। अगर शियर स्ट्रेस इज जीरो थ्रू आउट द फ्लो, तो मैं कहूंगा कि हर जगह शियर स्ट्रेस सेम है, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाना चाहिए। हैज दैट सेम शियर स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट, हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बोलो भैया, कभी सोचे हो ये बात? कभी सोचे हो कि भैया हैज दैट सेम शियर स्ट्रेस इन ऑल पॉइंट? बोलो बोलो। इसीलिए मैंने जब फ्लूइड डिफाइन किया था तो आपको बोला था कि ये जो डिफिनीशन होती है कि हल्का सा स्मॉल फोर्स लगा देंगे और वो हमेशा फ्लो करता रहेगा, दिस इज एन आइडियल केस, दिस इज एन आइडियल फ्लूइड। और ऐसा हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है जिसपे हम फोर्स लगा दें। पानी को आप एक बोतल में रखो और ऐसे फेंक दो, थोड़ी देर बाद बह के वो रुक जाएगा। तो दुनिया में हर लिक्विड को जब फ्लो कराओगे थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो हर लिक्विड पे हर समय शियर स्ट्रेस काम कर रहा है, ध्यान से सुनना, हर लिक्विड पे हर समय शियर स्ट्रेस काम कर रहा है, और वो शियर स्ट्रेस अलग अलग है। हम नहीं कह सकते कि शियर स्ट्रेस इज सेम एट ड्यूरिंग द फ्लो। शियर स्ट्रेस सेम है फ्लो के दौरान, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्लियर है बात? देखो क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम रियल फ्लूइड की बात करेंगे। देखो क्यों, तुमने ये पढ़ा है ना, ये जब फ्लो कर रहे थे तो ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था। सभी लोग बताना, ऐसे पढ़े थे? हाँ बिल्कुल 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 कृष्णा पांडे। अब सुनना, तुमने बोला था शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द, जब पढ़े थे तो यहां पे बोल रहे थे मिडिल पॉइंट पे जीरो होगा, पर ये तुम पढ़ रहे थे फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए। पर ध्यान से सुनना, अगर ये फुल्ली डेवलप्ड फ्लो नहीं है, रियल फ्लो की बात करूंगा, तो देखो ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही होगा किसी पाइप में, पर यहां पे अलग होगा। देखो ये जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है और ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह फ्लो में, देखो हम जब फुल्ली डेवलप्ड फ्लो मान के चलते हैं, सुन लो, हम जब हर जगह फ्लो में, मैं आपको पहले ही बता दूं, हर जगह फ्लो में du/dy अलग होगा। फ्लो के डायरेक्शन में हर जगह du/dy अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो टाउ बराबर म्यू du/dy है। अब सुनना, अब मैं कह रहा हूं इस जगह मैं इस फ्लैट प्लेट पे फ्लो करा रहा हूं, तो यहां पे du/dy अलग मिल रहा है, ध्यान से सुनना, यहां पे du/dy अलग मिल रहा है, यहां पे du/dy अलग मिल रहा है। रियल फ्लो में अगर हर सेक्शन पे du/dy अलग मिल रहा है, तो हर सेक्शन पे शियर स्ट्रेस अलग होगा कि नहीं होगा? बोलो, शियर स्ट्रेस हर सेक्शन पे चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी सब लोग बताइए। अगर आप कह दीजिए कि मैं किसी जगह फ्लो करा रहा हूं पानी का और हर सेक्शन पे du/dy अलग है, मान लो, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लोग समझते नहीं है इसको, बहुत आसान समझते हैं। मान लो तो मैंने वाटर का फ्लो कराया,
वाटर H2O, ध्यान से सुनना। और H2O का मैंने फ्लो कराया किसी पाइप के अंदर, किसी पाइप के अंदर, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इस पाइप के अंदर अगर मैंने H2O का फ्लो कराया, सुनना, तो मैं कह रहा हूं ये H2O की विस्कोसिटी जो है वो मान लो मैंने ले ली 10 पास्कल पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान ली है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। तो पूरे फ्लो के दौरान म्यू तो कांस्टेंट है, पूरे फ्लो के दौरान म्यू तो कांस्टेंट है, तो टाउ बराबर म्यू डी यू डी वाई में म्यू तो चेंज नहीं होगा, म्यू तो कांस्टेंट है। अब बताओ अगर मैं कहूं मैं यहां गया तो मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा मिला, ऐसा, ये डी यू बाई डी वाई यहां कुछ और है, सुनना, मैं यहां गया तो मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा मिला, वास्तविकता की बात कर रहा हूं, मैं यहां गया तो कुछ ऐसा मिला। अब बताओ हर सेक्शन पे डी यू बाई डी वाई अलग मिल रहा है कि नहीं, रियली ये डी यू बाई डी वाई है, ये डी यू बाई डी वाई 1 है, ये डी यू बाई डी वाई 2 है। अब आपको हर सेक्शन पे वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज मिल रहा है, तो हर सेक्शन पे डी यू बाई डी वाई अगर अलग हुआ तो पूरे फ्लो के दौरान हर जगह शियर स्ट्रेस भी अलग अलग होगा, अलग अलग। तो हम मान के चलेंगे कि जब भी हम कहीं फ्लो कराते हैं तो शियर स्ट्रेस इज नॉट रियली में, अगर वास्तविक फ्लूइड है तो अगर रियल में फ्लो कर रहा है तो शियर स्ट्रेस हर जगह सेम नहीं होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलो बोलो, क्लियर है? अच्छा, पर दैट्स कॉल्ड ब्यूटी, और सब लोग जिंदाबाद बोलेंगे। अगर मैं कह दूं फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, ठीक है, तो आपको याद होगा जब आप फुल्ली डेवलप्ड फ्लो में पैरेलल फ्लो में लगा रहे थे तो ये आ रहा था आपका म्यू डी यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स फ्रॉम नेवियर स्टोक इक्वेशन। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो टाउ इज इक्वल्स टू आया था माइनस डी पी बाई डी एक्स आर बाई 2, यही आया था, बोलो। तो आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको आया था टाउ इज इक्वल्स टू माइनस डी पी बाई डी एक्स आर बाई 2, बोलो, ये मिला था, सभी लोग बोलो। अच्छा, अब बताओ शियर स्ट्रेस जो है वो डिपेंड कर रहा है डीपी बाई डी एक्स पे, और आपने ये भी पढ़ा था, ध्यान से सुनना, डीपी बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट, डीपी बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट, आपने पढ़ा था डीपी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सुनना, मतलब जो शियर स्ट्रेस है, ध्यान से सुनना, अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो शियर स्ट्रेस जो है फ्लो के डायरेक्शन में तो कांस्टेंट मिल रहा है, देख लो, ये हर जगह सेम है। अगर आपसे मैं पूछूं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पर शियर स्ट्रेस वेरी कर रहा है किस डायरेक्शन में, रेडियली, किस डायरेक्शन में, रेडियली। देख लो, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की बात कर रहा हूं तो शियर स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है अलोंग द फ्लो डायरेक्शन। यहां भी शियर स्ट्रेस टाउ मिलेगा तो यहां भी टाउ, यहां भी टाउ, यहां अगर टाउ 1 है तो यहां भी टाउ 1, यहां भी टाउ 1, देख लो, यहां भी टाउ 1। फ्लो के डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस कांस्टेंट है, पर रेडियली शियर स्ट्रेस यहां 0 है, यहां मैक्सिमम है। रेडियली शियर स्ट्रेस जो है वो बदल रहा है, क्यों? इसका देखो रीजन, एक तो यहां से दिख गया कि डीपी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है तो टाउ केवल आर पे डिपेंड करेगा। दूसरा, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो को जब तुम डिफाइन कर रहे हो तो तुम खुद भी बोल रहे हो कि वेलोसिटी प्रोफाइल इज कांस्टेंट। सुन लो, पूरे फ्लो के दौरान वेलोसिटी प्रोफाइल कांस्टेंट है। वेलोसिटी प्रोफाइल कांस्टेंट होने का मतलब डी यू बाई डी वाई हर जगह कांस्टेंट मिलेगा, सेम, डी यू बाई डी वाई सेम हो गया। अगर डी यू बाई डी वाई सेम हो गया तो तुम ये भी लगा लो म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू कांस्टेंट, डी यू बाई डी वाई कांस्टेंट, तो टाउ को भी कांस्टेंट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बोलो, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, और है कि नहीं है? देख लो, ये मैंने प्रूव कर दिया है कि देखो शियर स्ट्रेस क्या है ना, वो एक्चुअल में वास्तविकता ये है कि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो नहीं है, हमें रियली फुल्ली डेवलप्ड फ्लो नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे फ्लो होगा वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज होगा तो डी यू बाई डी वाई चेंज होगा, तो शियर स्ट्रेस चेंज होगा। पर जब हम फुल्ली डेवलप्ड फ्लो मानते हैं, जब हम मान के चलते हैं पाइप फ्लो में फुल्ली डेवलप, तो हम एजम्पशन लेते हैं
कि वेलोसिटी प्रोफाइल इज कांस्टेंट, वेलोसिटी प्रोफाइल इज कांस्टेंट मतलब du by dy इज कांस्टेंट, du by dy और म्यू कांस्टेंट है मतलब शियर स्ट्रेस हर जगह फ्लो में कांस्टेंट होना चाहिए। अब तुम खुद से देख लो, अगर मैं ये बात नहीं भी जान रहा होता, मैं केवल इस इक्वेशन को यूज करता, टाउ, हाँ फार्मूले से तो क्लियर हो ही जाता है, फिर भी ये पढ़ना जरूरी है। अगर मैं कहूं टाउ इज इक्वल टू माइनस डीपी बाई डी एक्स इंटू आर बाई टू, पहले ध्यान से सुनना, अगर मैं इस फार्मूले से पढ़ूं और सबको पता है डीपी बाई डी एक्स इज कांस्टेंट, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ऑब्वियस सी बात है टाउ केवल इसी डायरेक्शन में चेंज होगा, इस डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। पर इसकी बुनियाद, ये तो हम पढ़ते हैं फुल्ली डेवलप्ड फ्लो में नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से, पर इसकी बुनियाद न्यूटन ने ही रख दी थी। न्यूटन्स लॉ ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड में टाउ बराबर जब आप म्यू डी वाई डी वाई पढ़ते हो तो आपको पता है ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, तो इसको तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? इसको बताने का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि आप किसी दिन बाहर किसरो का इंटरव्यू दे लीजिएगा तो वहां इस बात को पूछा जा सकता है फॉर एक्सप्लेनेशन। बोलो क्लियर है? बोलो भैया। देखिए टुडे आपको बता दूं प्लस पे बाउंड्री लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज बाउंड्री लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सबको आवाज आ रही होगी तो सभी लोग टाइम से लाइव आ जाइएगा। वहीं पे मिलेंगे आज की क्लास में, ठीक है? वहीं पे मिलेंगे आज की क्लास में। वहीं पे मैं आज की क्लास बाउंड्री लेयर जब बताऊंगा तो आगे का प्लान बताऊंगा नेक्स्ट मंथ का, कि नेक्स्ट मंथ आपके कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे। टोम चलेगा, ठीक है, सोम चलेगा और एफएम चलेगा। एफएम खत्म होने वाला है, एफएम खत्म होने वाला है तो एफएम के बाद मैं हाइड्रोलिक मशीन शुरू करूंगा, ठीक है? सभी लोग वहीं मिलेंगे मुझे एग्जैक्टली 2 बजे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप लोग मैक्सिमम शेयर, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? मैक्स टू मैक्स शेयर करिएगा वीडियोस को, मैक्स टू मैक्स